आदरणीय राष्ट्रपति जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रमेश पोखरियाल जी, संजय धोत्रे जी, इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल से राज्यों के शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी और उनकी टीम, अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षाविद, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव एक साथ यहां एकत्रित है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4-5 साल उसके पूर्व यह काम शुरू हुआ था। देश के लाखों लाख लोगों ने, शहर में रहने वाले लोगों ने, गांव में रहने वाले लोगों ने, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों ने इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। यानी अभिभावक, छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, शिक्षक, शिक्षा प्रबंधक, प्रोफेशनल्स, सभी ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। इतना गहरा, इतना व्यापक, इतना विविधताओं से भरा हुआ मंथन के बाद अब ये जो अमृत निकला है, इसलिए ही अब हर ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत हो रहा है। गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की, एक्सेप्टेंस का मूल कारण यही है। शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के बाद अब देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है।
के शिक्षा मंत्री डॉक्टर पार्थ चटर्जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। His Excellency, Honorable President of India, Honorable Prime Minister of India, Honorable Union and Education Minister, Honorable Governors, and other dignitaries. I would like to extend warm greetings on behalf of the Honorable Chief Minister of West Bengal and on behalf of our people of the state. Bengal is known for its excellence in education and regarded as its knowledge hub, having international standards, educational institutions, and produced many Nobel laureates. Let me begin with the fact that our state government has strong reservations on many provisions of the NEP 2020. For example, proposed multiple language system, common test concept at national level for admission in UG level courses, due discontinuation of MPhil, etc. I would like to say that proposals like consolidation of higher education systems, centralization of education by creating national level councils, despite education being in the concurrent list, will only defeat the various goals set out in the NEP 2020 and marginalize the role of the states. Such centralization policy in a vast and diversified country like ours, if implemented without flexibility with the state government, may not yield good results. It tries to dilute the federal structure of the country, which is guaranteed in our constitution, by trying to prescribe almost everything centrally. It is not clear it is not clear whether 6% of GDP funding will be adequate to meet the goals set in the NEP 2020 and how this fund sharing will take place. The NEP 2020 prescribed some sweeping infrastructural and academic changes without outlining the respective financial implications to center and states. We wonder why a rich language like Bengali has been excluded from the list of classical languages prescribed to be learned by the students in middle schools. These needs to be rectified. One should not forget Rabindranath, one should not forget Kazi Nazrul Islam, one should not forget Vivekananda, one should not forget the rich literary presentation of Bengal. Before finalizing the NEP 2020, due weightage has not been given to our comments. His Excellency, the President of India, may kindly accommodate our request, our comments, and go through it. It may be appreciated that the pandemic situation, why COVID-related issues should take place almost priority, but it is not given. We therefore request the Centre to provide us appropriate time to complete our views. In the end, President Sir, I would once again like to thank you. I will also thank you, the Honorable
Prime Minister and the Education Minister for giving us an opportunity to speak on the NEP 2020. Sir, give us more time to give our views, to think. Bengal is an education hub. We have rich history. Kindly consider and give us a time. We have formed a expert committee. An expert committee submitted a report. We will certainly forward it to our Education Minister, Honorable Minister. But in a hurry, we should not do a national policy like education.